आज की कहानी कई मामलों में थोड़ी सी मतलब अलग भी है, कई मामलों में थोड़ा सा चौंकाती भी है और क्यूरोसिटी भी पैदा करती है। बल्कि मैं ये कहूँ कि जेल ब्रेक की बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं पूरी दुनिया में, मुझे लगता है कि ये सबसे अलग है, डिफरेंट है। किसी एक शख्स के अंदर एक साथ कई खूबियाँ कैसे हो सकती हैं। हथकड़ियाँ खोलने में माहिर, दुनिया की कोई भी हथकड़ी हो, किसी भी तरह की हो, वो उसको खोल देता। वो अपने पंजों और पैरों के बल चिकनी से चिकनी दीवार के ऊपर भी वो छिपकली की तरह चल जाता। मतलब इस दीवार पे वो सीधे ऐसा लगता कि मानो कि वो छिपकली है। वो अपने जो शरीर की बनावट है उसको किसी भी तरीके से उसका रुख मोड़ देता था। पूरा हाथ पीछे कर ले, पैर पीछे कर ले, पैर एकदम दोनों उठाकर पीछे ले जाए, मतलब सब कुछ वो अपना पूरा एक तरह से हुलिया बदल लेता था। जो शरीर का आकार है उसको छोटा कर ले, बड़ा कर ले, ये हुनर उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें एक शख्स के अंदर और उस शख्स के साथ जुड़ा हुआ एक रिकॉर्ड, और वो रिकॉर्ड ये है, कहानी जापान की है कि एक शख्स कैसे जापान की 4 अलग अलग जेलों को ब्रेक करता है। और हर जेल में जब वो जाता है, पहली बार जब उसको सज़ा हुई उसको छोड़कर, तो हर जेल में ये पता है कि ये जेल तोड़कर भागा था, इसलिए उसके लिए ज़्यादा सुरक्षा, ज़्यादा उसकी निगरानी की गई। लेकिन उसने हर जगह पे चैलेंज किया कि मैं भागूंगा। एक उसके अंदर काबिलियत ये भी थी कि वो हथकड़ी सिर्फ खोलना नहीं जानता था, बल्कि उसके अंदर ताकत इतनी थी कि एक बार तो उसने हथकड़ी तोड़ डाला और गार्ड के सामने, और उसने कहा कि ये लो मैंने हथकड़ी तोड़ दी और मैं एक दिन जेल से भी भाग जाऊंगा। तो इतनी सारी उसके अंदर क्वालिटी। कहानी है जापान की। कहानी शुरू होती 1936 में। योशे शिरातोरी, ये नाम एक नौजवान का जापान के। तो येशो शिरातोरी जो है वो अमोरी एक जगह है जापान में, वहाँ का रहने वाला। 1936 में शिरातोरी पे एक कत्ल का इल्ज़ाम लगता है और इस इल्ज़ाम में उसे जेल भेज दिया जाता है। अदालत में मुकदमा चलता है, लेकिन जेल भेजने के दौरान अभी अदालत का फैसला नहीं आया और उसको यातनाएं दी जाती हैं, टॉर्चर किया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है। उस वक्त जेल में कैदियों का वहाँ पे बड़ा इमेज ख़राब थी पूरे जापान में, कि वहाँ अजीब अजीब तरीके से बर्ताव करते। एक सिर्फ टोक्यो का जो जेल था वो थोड़ा अलग था। तो अमोरी जेल में ये भी जाता है, यहाँ पे उसके ऊपर काफ़ी जुल्म ढाए जाते हैं और कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। और उस दौरान में जो सरकारी वकील हैं वो शिरातोरी के लिए सजाए मौत की मांग कर रहे थे और उसे लगा था कि जिस तरीके से मुकदमे की कार्रवाई चल रही, हो सकता है उसे सजाए मौत मिल जाए। तो उसके सामने अंधेरा ही अंधेरा था, क्या करे। तभी उसने फैसला किया कि वो इस जेल से भाग जाएगा पहली बार 1936 में, गिरफ्तारी के बाद। मुकदमे का भी आखिरी फैसला नहीं आया। अब इसने जेल से भागने का प्लान शुरू किया। सबसे पहले इसने देखा कि जेल में जो गार्ड हैं उनकी ड्यूटी कब कब कहाँ कहाँ होती है, पेट्रोलिंग पे कितने कितने देर में वो लोग आते हैं। उसने करीब 6 महीने इसको ऑब्जर्व किया, बड़ी गहराई से देखा। फिर उसने कुछ चीज़ें उसको समझ में आई। उसे पता चला कि इस जेल के अंदर 15 मिनट के अंदर पेट्रोलिंग होती है। तो जब एक बार 15 मिनट में पेट्रोलिंग होती है तो एक तरफ से जब वो गार्ड गुजरना शुरू करते हैं तो फिर अगर वो गुजर गए तो पीछे के सारी चीज़ें खाली रहती हैं। तो ये चीज़ उसे पता चल गई थी कि इस जेल से भागने के लिए उसके पास सिर्फ 15 मिनट है। 15 मिनट में वो इस जेल से भाग सकता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि उन 15 मिनटों में उसको न सिर्फ अपने सेल का ताला खोलना था, बल्कि उसके साथ 6 और दरवाजे थे जिनसे बाहर निकलना था। अब ये अपनी तैयारी शुरू करता है। पूरे जेल की रेकी कर चुका था, गार्ड की पेट्रोलिंग का वक्त मालूम कर चुका था, गैप पता था 15 मिनट। फिर ये बाथरूम से धीरे धीरे प्लास्टिक की बाल्टी के साथ कुछ तार जो हैंडल बनाकर वहाँ यूज़ करते थे उस वक्त, उसने उन तार को इकट्ठा करना शुरू किया। और फिर उसी तार से इसने सबसे पहले अपने सेल का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद अभी इसे 5 दरवाजे से और गुजरना था। फिर इसने दूसरा दरवाज़ा खोला, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6ठा। और इस तरीके से ये सारे ताले खोलता हुआ इस अमोरी जेल से बाहर निकल गया। ये उसका पहला जेल ब्रेक था। उस वक्त जो सुरक्षा थी, आमतौर पे जेलों में जो ताला और हर सेल में चूंकि कैदी अंदर बंद होते थे,
तो ऐसा नहीं था कि हर तरफ गार्ड घूमते रहते थे, 15-15 मिनट में पेट्रोलिंग करते थे और सारे कैदियों का मुआयना करते थे। तो उसके पास ये 15 मिनट था, सारे ताले तोड़े और वहाँ से निकल गया। और ये काम उसने किया था देर रात, बल्कि सुबह 5:30 बजे, और 5:45 बजे तक वो जेल से बाहर था। इसके बाद जब राउंड पे दोबारा गार्ड आते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं कि इसके बेड पे सारा चादर वादर तो ढका हुआ है, लेकिन साथ में कुछ तार वार दिखता है। तो उन्हें शक होता है। उसके बाद अंदर जाते हैं, वो गायब था। हैरान। इसके बाद खैर अलार्म बजता है, ढूंढा जाता है, लेकिन वो मिलता नहीं है, जेल से निकल चुका था। लेकिन ये रिहाई, आज़ादी उसकी सिर्फ 3 दिन की थी। इतनी मेहनत, 6 महीने की कोशिश के बाद उसने जेल ब्रेक किया, लेकिन सिर्फ 72 घंटे वो आज़ाद रहा, बाहर रहा। 72 घंटे के बाद इसी अमोरी इलाके में एक हॉस्पिटल में वो पहुंचता है। पैसे वैसे थे नहीं, और हॉस्पिटल से कुछ सामान चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ के स्टाफ उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद पुलिस को बुलाते हैं। जब पुलिस आती है तो पता, तब तक इसके बारे में जानकारी दे दी गई थी कि कैदी जेल से भागा है। तो पता चला कि ये शो शीरा तोरी है। अब इसको वापस फिर पुलिस पकड़कर जेल भेज देती है, उसी अमोरी जेल में। अब वहाँ पे जब जेल में भेजती है, इसके बाद फिर मुकदमा चलता है। तो पहले मुकदमे का जो इसके ऊपर चल रहा था, तब तक उसका फैसला नहीं आया था, लेकिन अब ये चूंकि जेल भी ब्रेक कर गया और उसके बाद पकड़ा गया, तो उस कत्ल के लिए और इस फरारी के लिए, जेल से भागने के लिए, शीरा तोरी को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। उम्र कैद की सज़ा सुनाने के बाद अब उसको अमोरी जेल से निकालकर अकीता शहर में, एक सिटी है जापान में अकीता, तो अकीता सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। पहला जेल ब्रेक, 3 दिन के बाद गिरफ्तारी, मुकदमे का फैसला, उम्र कैद की सज़ा और अकीता जेल में ट्रांसफ़र। अकीता जेल में ये रहता है करीब 6 साल तक। अब 1942 का वक्त आ जाता है। अकीता जेल में जब ये पहुंचा, तो अकीता जेल में जब के सारे स्टाफ को ये पता था कि जो शीरा तोरी है ये जेल तोड़कर भागा था और 3 दिन तक बाहर रहा था। तो वहाँ के जेल स्टाफ इस बात को लेकर खुंदक में थे, और उनका ये भी था कि तू यहाँ से भाग कर दिखा। तो उसको वहाँ पे काफ़ी टॉर्चर करते थे, इसलिए कि उसने जेल तोड़ा था, और उसके लिए ख़ास सुरक्षा का ध्यान रखते थे। उसे मारते पीटते थे, एक्स्ट्रा काम कराते थे जो आम कैदियों से कराया जाता था उससे ज़्यादा। और इस जगह पे जहाँ इसको रखा गया था, यहाँ पे ठंड काफ़ी थी। ये पूरा नॉर्थ जापान का पार्ट था, तो वहाँ पे इसको टॉर्चर किया जाता। ठंड में इसको फर्श पे यूं ही सुलाया जाता, गर्मी के कपड़े दिए जाते, ठंड के कपड़े भी नहीं दिए जाते, और जब तब इसके साथ बुरा सलूक करते। और ये भागे नहीं इस बार, इसलिए इसको एक ऐसे सेल में रखा गया जो ख़ास डिज़ाइन किया गया था, जो बहुत ही छोटा, जिसमें सिर्फ इसी के लंबाई चौड़ाई का एक शख्स रह सकता था, इसके अलावा कोई नहीं। और उसकी दीवार बेहद ऊंची थी, और उस दीवार के दो चारों तरफ कुछ नहीं था, सिर्फ दीवार से ऊपर में एक जाली थी। उस जाली से ही एक, मतलब छोटी सी जाली इतनी थी उसकी लंबाई चौड़ाई कि एक आदमी मुश्किल से बाहर निकल सकता था, लेकिन ज़मीन से लेकर उस दीवार तक की ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी, और अंदर में कोई ऐसा साधन नहीं था कि कोई उस जाली तक पहुंच सके। ख़ास तौर पे इसी के लिए ये किया गया था, और इसके अलावा इसको हथकड़ी पहना कर रखा जाता। सूरज की रोशनी भी इसके सेल में नहीं आती थी, और सारे लोग उसको हंसते भी थे और इसकी हर वक्त निगरानी भी करते थे। मारपीट होता ही रहता था, लेकिन इस जेल का जो मेन हेड गार्ड था उसका नाम था कोबायाशी। कोबायाशी थोड़े से मतलब कूल माइंड का एक अफसर था, और वो ज़्यादा बुरा बर्ताव नहीं करता था, बल्कि जब इसको मारा पीटा जाता था तो बीच में आकर वो इसे बचा भी लेता था, फिर उससे हमदर्दी के 2 बोल बोलता था। तो उसे ये लगा कि इस जेल में अगर कोई एक अच्छा इंसान है, जो एक अच्छा गार्ड है, वो कोबायाशी है, तो उसको देखकर उसको थोड़ी सी तसल्ली मिलती थी। लेकिन बाकी जेल के स्टाफ के बर्ताव से वो बहुत दुखी था, और किसी तरीके से वो वहाँ से निकलना चाहता था। इस दौरान ये 1942 साल सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो दूसरा विश्व युद्ध है, वो छिड़ा हुआ था। जापान भी उसमें शामिल था। अमेरिका से जापान की लड़ाई चल रही थी। दुनिया 2 हिस्सों में बटा हुआ था, और इधर शीरा तोरी जेल के अंदर बंद था, दूसरी बार जेल में आया था। इसी दौरान में तारीख आती है 15 जून 1942,
6 साल हो गए थे उसको इस जेल में रहते हुए। तमाम इसकी निगरानी हो रही थी। उस कमरे में जिस सेल में इसको रखा गया था वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एक दरवाज़ा था, दरवाजे के बाहर गार्ड, अंदर ना कोई खिड़की, ना कोई और दरवाज़ा, ना कोई और रास्ता। एक बहुत ऊंची दीवार और उस दीवार के ऊपर एक जाली, उस दीवार तक पहुँचने का कोई जरिया नहीं। 15 जून 1942 तूफानी रात थी। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और तूफान काफ़ी तेज़ था। ऊपर से ठंड का मौसम था। तो अचानक उस बारिश के मौसम में जब तूफान गार्ड आया और उसने रात को सेल में झांका तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि सेल में शीरा तोरी तो है ही नहीं। अब वो अचानक अंदर आया तो उसको ये लगा कि कहाँ जा सकता है, क्योंकि दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा खुला नहीं, दरवाजे से बाहर निकलने की उसको आज़ादी नहीं थी। हथकड़ी उसके हाथ में, तो ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। इसके बाद वो फिर अलार्म वलाम बजता है लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता है। इसके बाद पता चलता है कि वो कैसे भागा यहाँ से। हथकड़ी खोलने में उसको महारत हासिल थी, तो हथकड़ी के लिए वो किसी भी एक कोई चीज़ उसे मिल जाए वो उससे खोल लेता था। तो उसने हथकड़ी खोलने का वही तार और बाकी पिन, इन तरीक़ों का इस्तेमाल किया। और उसके बाद वो क्या करता था कि रात को जब गार्ड अपनी शिफ्ट बदलते थे तो इसके पास जो 15 या 20 मिनट होता था, उस दौरान में ये अपनी हथकड़ी खोलता। हथकड़ी खोलने के बाद दीवार पे चढ़ने की प्रैक्टिस करता अपने पंजे और पैर के बल पर, और वो ठीक उसी तरीके से जैसे छिपकली दीवार पे चलती है। और वो बिल्कुल कॉपर की दीवार थी, और वो उस चिकनी दीवार पे भी बेहद आसानी से धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ऊपर चढ़ना शुरू किया। और वो कई फीट ऊंचाई पर वो जाली थी जहाँ से बस एक हवा आने का जरिया था। तो ये प्रैक्टिस करता, फिर वापस आता, अपनी हथकड़ी को बंद कर लेता, फिर सो जाता। 6 महीने उसने ऐसा किया। 6 महीने के बाद इसको महारत आ गई दीवार पर चलने की, बिल्कुल स्पाइडरमैन के जैसे। उसके बाद ये क्या करता कि जो जाली थी वो स्टील की जाली थी, लेकिन उसकी जो फ्रेम थी चारों तरफ वो लकड़ी की थी। तो जब ये प्रैक्टिस कर करके उस जाली तक पहुंच गया, पर उसे लगा कि इस जाली को खोलें कैसे, क्योंकि वो स्टील मजबूत, काटने का कोई औजार नहीं और कोई तरीका नहीं, तोड़ने के लिए कोई सामान नहीं। तो ये वहाँ पे जाता और उस लकड़ी के फ्रेम को, जो इसको खाने के लिए कुछ प्लेट और ये सारी चीज़ें मिलती थी और सूप बॉल, उसके ज़रिए वो 15 से 20 मिनट हर रात प्रैक्टिस करने के बाद जब ये दीवार पर चल चुका तो ये ऊपर जाता और उस लकड़ी के फ्रेम को ठोक पीट के किसी तरह से कमज़ोर करने की कोशिश करता, फिर नीचे आता, फिर अपनी हथकड़ी पहनता और सो जाता। करीब महीने गुजर गए। इसके बाद उसे लगा कि अब ये फ्रेम जो है थोड़ा लूज़ हो गया। फिर एक रात उसने चुना, अब उसे मालूम था कि ये फ्रेम आसानी से खुल जाएगा, फिर भी उसने इंतज़ार किया जेल में, क्योंकि ऊपर जाकर छत पे और भागने में फिर एक ख़तरा ये भी था कि उसके पैरों के कदमों की आवाज़ नीचे आ सकती है और गार्ड अलर्ट हो सकते हैं। तो उसने इंतज़ार किया कि कोई बारिश हो, कोई तूफ़ान आए, कोई आंधी आए और उसमें उसकी आवाज़ दब जाए। और ये तूफ़ान और ये बारिश 15 जून 1942 को मिला और वो उस रात दीवार से पे चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा। फ्रेम को उसने धक्का मारा, वो खुल गया। छत के रास्ते ये जेल से भाग गया, छिपकली की तरह दीवार पर चढ़कर। अब उसके जाने के बाद चूंकि बारिश और आंधी थी, किसी को पता नहीं चला। शीरा तोरी 6 साल के बाद पहली जेल ब्रेक के दूसरी बार अब जेल ब्रेक कर चुका था और वो उस जेल से फिर निकल भागता है। 3 महीने इस बार उसकी आज़ादी थी। पहली बार जब उसने जेल ब्रेक किया तब वो 3 दिन के लिए बाहर था, 3 दिन में पकड़ा गया। दूसरी बार 3 महीने बाद, 3 महीने बीत गए। अब तारीख आती है 18 सितंबर 1942, 18 सितंबर 1942। लेकिन इस बार इस दूसरे जेल ब्रेक के बाद जिस तरीके से वो पकड़ाया, वो भी अपने आप में एक बेहद अनोखी कहानी है। शायद वो ना पकड़ाता। जेल से भागने के बाद ये 3 महीना इधर उधर रहा। शीरा तोरी की एक बीवी और एक बेटी भी थी, लेकिन उसने ये पता किया था कि पहले जेल ब्रेक के बाद जब वो कोर्ट वोट रूम में मिली तो पता चला कि उन 3 दिनों में ही कई बार जापान की जो पुलिस थी वो उसके ऊपर निगरानी रखती थी, नज़र रखती थी कि भागकर शायद फैमिली के पास आएगा। तो इसलिए फैमिली के पास जाना खतरनाक था, तो वो गया नहीं। तो इन 3 महीने भी जो बाहर रहा तो वो फैमिली को उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन लगा कि पकड़ा जाएगा, तो वो फैमिली के पास फिर नहीं गया।
3 महीने बाद शिरातोरी अकीता पहुंचता है। अकीता में ही जहां पे जेल, और जो अकीता जेल के मेन जो हेड वार्डन थे, जो गार्ड था कोबायाशी, जिसने उस जेल में सारे कैदियों के साथ जो बुरा सलूक करते थे गार्ड, जो हेड गार्ड था, जिसने शिरातोरी के साथ हमेशा अच्छा सलूक किया, हमदर्दी के बोल बोले, ये वही था। और इसी के घर जेल से भागने के 3 महीने के बाद अचानक उस घर की घंटी बजती है। खुद हेड गार्ड जो है अकीता जेल का, वो कोबायाशी दरवाज़ा खोलता है और उसके सामने उसी का जेल का भागा हुआ कैदी खड़ा हुआ है 3 महीने बाद। अब वो सन्न रह जाता है क्योंकि वो भी उसकी तलाश में था। तो पहले तो उसे समझ में नहीं आता, फिर खैर वो अपने अंदर बुलाता है, उसे बैठाता है, खाना वाना खिलाता है, फिर पूछता है कि तुम जब भाग चुके तो यहाँ क्यों आए। तो उसने कहा कि एक्चुअली मैं जेल से भागना नहीं चाहता हूँ कभी, लेकिन जो जेल के अंदर सलूक होता है कैदियों के साथ, मुझे उससे गुस्सा है, मुझे उससे लड़ाई है। मुझे पहले जेल में भी पीटा गया, मारा गया, जो गैर कानूनी तरीके से एक्स्ट्रा काम है वो कराए गए। यहाँ पे कैदी मुझे मारते थे, मुझे ठीक से सोने नहीं देते थे, लेकिन आप ही एक शख्स थे जिसने मुझे इंसान समझा और मेरे साथ अच्छा सलूक किया। तो मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि एक मैं प्रपोज़ल लेकर आया हूँ। मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, लेकिन ये सरेंडर मैं जस्टिस डिपार्टमेंट के सामने, जो जापान की एक पूरी जस्टिस डिपार्टमेंट है, उनके सामने करना चाहते हैं, जजों के सामने करना चाहता हूँ, अपने इस मुद्दे को लेकर कि जो जेल का हमारा सिस्टम है उसको सुधारा जाए और जेल के अंदर जो एक इंसानों के साथ, कैदियों के साथ जो जानवरों जैसा सलूक किया था वो बंद हो। तो शायद मेरी आवाज़ से बाकी जेल के कैदियों के ऊपर कुछ असर पड़े, उनके साथ अच्छा हो। तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि आप पे भरोसा, आपने जेल में मेरे साथ अच्छा सलूक किया था। क्या आप मेरी मदद करें और मुझे जस्टिस डिपार्टमेंट तक ले चले, मैं वहाँ सरेंडर करना चाहता हूँ। कोबायाशी के ऊपर भरोसा था शिरातोरी को, इसलिए वो वहाँ पहुँचा था। कोबायाशी उसे भरोसा दिलाता है, ठीक है चलो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इसके बाद इसी बीच में शिरातोरी अंदर बाथरूम चला जाता है, पर कोबायाशी अपना वादा पूरा नहीं करता। वो इस दौरान में पुलिस को कॉल कर देता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और शिरातोरी दूसरे जेल ब्रेक के ठीक 3 महीने बाद जो हेड गार्ड था उसी के घर से अरेस्ट हो जाता है। लेकिन ये गिरफ्तारी एक धोखा थी, क्योंकि वो गया था दूसरी उम्मीद में, लेकिन जिससे उम्मीद और जिससे मदद के लिए गया था उसी ने उसको गिरफ्तार करवा दिया। अब पहली बार फैसला आया नहीं था, दूसरी बार उम्र कैद की सज़ा हुई पकड़े जाने के बाद। तो अब ये दूसरे जेल ब्रेक के बाद ये जब पकड़ा गया तो फिर इसको उम्र कैद के साथ 3 साल की सज़ा और जोड़ दी गई जेल ब्रेक के लिए। तो अब उम्र कैद तो थी ही, साथ में 3 साल की सज़ा और हो गई। इसने कोर्ट से कहा कि ठीक है आप मुझे सज़ा दे दीजिए, लेकिन आप मुझे टोक्यो के जेल में रखें। टोक्यो का मौसम थोड़ा सा ठीक होता है, वार्म होता है, और ये टोक्यो के जेल के बारे में ये भी थी कि वहाँ कैदियों के साथ थोड़ा सा ठीक ठाक सलूक किया जाता है। तो इसने गुजारिश की इस अदालत में कि मुझे टोक्यो जेल भेजा जाए, लेकिन अदालत ने इसकी बात नहीं मानी और अब तीसरी बार इसको सीधे नॉर्थ जो जापान है उसमें एक जगह है होकाइडो। होकाइडो एकदम बिल्कुल ठंड इलाका है, यहाँ पे बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं। तो होकाइडो में जो सबसे बड़ा जेल है और बड़ा एकांत में है उसका नाम है आबाशिरी जेल। तो जापान के अब एक और शहर होकाइडो में, जिसके आबाशिरी जेल में अब शिरातोरी को भेज दिया जाता है उम्र कैद और 3 साल और सज़ा काटने के लिए। आबाशिरी जेल की खास बात यह थी कि इसका इतिहास रहा है कि कभी भी इस जेल से कोई कैदी बाहर नहीं भागा। ये इनका बड़ा सुनहरा इतिहास रहा कि आज तक कोई कैदी, बहुत सारे ने कोशिश की, लेकिन इनकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी है और इसीलिए भेजा गया था शिरातोरी को, क्योंकि 2 जेल ब्रेक कर चुका था तो आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो अब ऐसी जेल में भेजा गया जहाँ का इतिहास है कि वहाँ से कोई भी कैदी कभी जेल तोड़कर नहीं भाग पाया। कुछ ने कोशिश की, वो मारा गया। इस जेल की खासियत ये भी थी कि एक तो ठंड इलाका, और जब इसको भेजा गया वहाँ पे 1943 की अब बात आ गई। वहाँ पे जो टेम्परेचर था उस वक्त वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट था, मतलब जमा देने वाली सर्दी से भी कम। वहाँ ले जाने के बाद आबाशिरी जेल के स्टाफ को भी पता था कि ये 2 बार जेल ब्रेक कर चुका है, तो उन्हें भी अलग खुन्नस थी।
वहाँ पे भी इसके साथ बुरा सलूक किया गया, ऐसे मारा पीटा गया। एक दिन कहते हैं कि उसको इतना मारा पीटा गया कि इसने फिर हथकड़ी पहने हुआ था और इसे गुस्सा आया और उसने गार्ड के सामने अपनी ताकत के बल पे उस लोहे की हथकड़ी को तोड़ डाला, दोनों हाथों में जो था। और तोड़ने के बाद उसने चैलेंज किया कि तुमने जो मेरे साथ सलूक किया, तुम देखना मैं इस जेल से भी भाग के दिखाऊंगा। तब गार्ड वार्ड हंसे, लेकिन वो डर गए थे कि उसने उनके सामने बिना ताला खोले हुए उस हथकड़ी को तोड़ डाला। तो जब उसने हथकड़ी तोड़ा तब उस जेल प्रशासन को एक ख्याल आया कि ये तो हथकड़ी कभी भी खोल सकता है, तोड़ सकता है। इसके बाद बाकायदा उसके लिए एक ख़ास हथकड़ी का ऑर्डर दिया गया और वो हथकड़ी जो थी वो 20 किलो उसका वज़न था। उस हथकड़ी की ख़ास बात ये थी कि उसमें कोई की होल नहीं था कि जिससे खोला जा सके, और उस हथकड़ी को उसको दोनों हाथ पीछे की तरफ करके पहनाया जाता। 20 किलो वजनी। साथ में 2 बेड़ियाँ खरीदी गई, पहली बार अब तक, अब तीसरी बार में ऐसा हुआ, और उसके दोनों पैरों में बांधी गई। हाथ दोनों पीछे की तरफ बंधे हुए हथकड़ी से और दोनों पैरों में बेड़ियाँ, 20 किलो वज़न। और इसके बाद इसको वैसे ही रखा गया। इस हथकड़ी को खोलने में सिर्फ 2 घंटे लगते थे जो इसे पहनाया गया था, क्योंकि उसमें कोई की होल नहीं, कुछ नहीं। और उसको खोलने के लिए बाकायदा मेटल वर्क स्पेशलिस्ट के 2 लोग आते थे और वो 2 हफ्ते में एक बार आते थे और तब वो खोलते थे। और उसको खोलने की जो पूरी जो प्रक्रिया थी वो 2 घंटे की थी। 2 घंटे बाद जाकर वो खुलता था। इसके लिए एक स्पेशल सेल बनाया गया था जिसके अंदर इसको रखा गया और वहाँ पे पूरी ज़बरदस्त इसकी निगरानी की जाती। इसको जो खाना दिया जाता था वो भी ऐसे कि मतलब जैसे डॉग खाना खाते हैं, दोनों पीठ हथकड़ियाँ बंधी हुई हैं, प्लेट इसके आगे डाल दिया गया, रेंगते हुए प्लेट तक पहुँच रहा और मुंह से खाना खा रहा है। कभी कभी रहम आता तो वो हाथ खोल देते, जो 15 दिन में जब वो आता, और वरना रूटीन यही था कि वो उसी तरीके से खाना खाता। सोना भी मुश्किल था क्योंकि दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे और साथ में बेड़ियां थी। अब वो इस तरीके से उस जेल के अंदर रह रहा है। 15 दिन में एक बार जब खुलता, वो स्पेशलिस्ट आते हैं हथकड़ी खोलने के लिए, तो उस दिन उसको नहाने को मिलता और उस दिन अपने कपड़े बदलता, वरना ऐसी ही सारी चीज़ें उसकी चल रही थी। करीब साल भर बीत गया। अगस्त 1943 की तारीख आ गई। एक दिन अचानक एक गार्ड को आवाज़ आई छत पर, और वो ठीक उस सेल के ऊपर छत थी जिसमें शिरातोरी जो है वो बंद था। वो भागकर नीचे आता है, सेल में जाता है, देखता है शिरातोरी के सेल में वो 20 किलो की हथकड़ी और जो पैरों में जंजीरें बंधी हुई थी वो एक कोने में पड़ी हुई हैं और शिरातोरी अपने सेल से गायब है। अब सवाल ये है कि कैसे गायब हो गया। तो बाद में पता चला फिर इस तीसरे जेल ब्रेक की कहानी उसने कैसे तोड़ी। इसको हर दिन खाना जो दिया जाता था उसमें इसको सूप भी दिया जाता था और सूप बॉल होता था। तो ये क्या करता था कि उस सेल के अंदर एक विंडो थी, लेकिन उस विंडो का साइज, उस कमरे में सब कुछ इस साइज का बनाया गया था जो इसके शरीर के साइज से छोटा हो, जैसे चाहे वो चौड़ाई में या लंबाई में। तो इसके जेल के तोड़ने के इतिहास को देखते हुए, क्योंकि पिछले जेल में ये ऊपर दीवार पे चढ़ के रेंगते हुए एक वो जाली से भागा था, तो बाकायदा इन्होंने उस जाली की साइज़ मंगवाई, फिर शिरातोरी की साइज़ देखा। तो इस बार जिस सेल में इसको रखा गया, चाहे वो दरवाजे के अंदर का कोई एक होल हो, सुराख हो, वो बेहद छोटा, चाहे खिड़कियाँ हो वो बेहद छोटी, चाहे जाली हो वो बेहद छोटी, मतलब इतनी छोटी कि अगर वो सब खोल भी दे, तोड़ भी दे, तो उसके अंदर से घुसकर निकल नहीं सकता है। साइज में इतना छोटा रखा गया था। तो इसने क्या किया कि जो इसको सूप मिलता था, ये करीब 6 महीने से तैयारी कर रहा था। जब इसको सारी हथकड़ियां ये पहना दी गई तो 6 महीने तक ये सोचता रहा कि कैसे भागूं। फिर इसके बाद इसने क्या किया कि जब भी इसको खाना मिलता तो रात को ये खास काम करता, जिसको सूप मिलता उस सूप का थोड़ा सा हिस्सा ये कोने में गिरा देता, मुंह से कटोरी उठाकर एक जगह जमा कर देता, और फिर उस सूप को, उस कमरे में एक विंडो है और इसके जो हाथ में हथकड़ी है, पहले अपने हथकड़ी के ऊपर सूप का कुछ हिस्सा उस जगह पे डालता जहां जहां पे ज्वाइंट्स थे हथकड़ी में, और उस ज्वाइंट्स के ऊपर ये डेली डालता रहता। शुरुआत इसने यहां से की। अब क्या था कि जो सूप था उसके अंदर
कुछ जो सॉल्ट कंटेंट होते हैं वो सारी चीज़ें थी, जिससे इसे ये भी पता था कि अगर एक ही जगह पे बार बार लगातार ये चीज़ें डाली जाएं, ये सॉल्ट कंटेंट, तो वहाँ पे वो जंग बनाएगा और फिर वो कमज़ोर कर देगा। तो इसने सबसे पहले उस हथकड़ी को, जिसके अंदर कोई की होल भी नहीं थे, सिर्फ जॉइंट्स थे और वो जॉइंट्स खोलने के लिए आते थे एक्सपर्ट, उसने उन जॉइंट्स पे डालना शुरू किया। जब भी इसको खाना मिलता वो सूप अपने जॉइंट्स पे डालना शुरू कर देता। धीरे धीरे ये कई महीने लगे और वो जॉइंट्स कमज़ोर हो गया। फिर उसने उस जॉइंट्स को तोड़ा। इसके अंदर एक और काबिल थी कि ये ताकत पता नहीं कहाँ से लाता था। तो उसने इस तरीके से जॉइंट्स को तोड़ा कि पता ना चले। लेकिन जैसे ही इसने जॉइंट्स को तोड़ा तो इसे मालूम था कि अब उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट भी कभी आ सकते हैं। और साथ में वो सूप का हिस्सा कुछ जो है वो फेंकता था। एक विंडो था, तो उस विंडो के ऊपर साइड में जहाँ पे भी जंग लगे। करीब 6 से 7 महीना बीता इस रूटीन काम में। उसके बाद उसका मकसद कामयाब हो गया। वो हथकड़ी जो है उसकी टूट गई। वो जो विंडो थी वो कमज़ोर हो गई। हथकड़ी टूटने के बाद उसने विंडो तोड़ा और फिर उस जगह से, उस विंडो के ज़रिए उस जेल से भाग गया। ये उसका तीसरा जेल ब्रेक था। लेकिन यहाँ से जब वो भागा तो जेल के जो जेलर और बाकी लोग थे वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनको गुस्सा नहीं आया, वो खुश हुए। इसलिए कि जेल ऐसी जगह थी जहाँ पे एक चारों तरफ बर्फ़ की पहाड़ी थी, एकांत में थी, और फ्रीज कर देने वाला टेम्परेचर था। कपड़े इसको ऐसे दिए नहीं जाते थे, ठंड में रखा जाता था। और सबसे कमाल ये था कि जो जिस जगह से ये निकल के भागा था, वो मैंने आपको जैसे शुरू में कहा कि वो सारे होल और सारी चीज़ें इतनी छोटी रखी गई थी जो इसके साइज़ से ये बड़ा था और साइज़ उसकी छोटी, उसमें घुस के वो निकल ही नहीं सकता था। लेकिन इसकी तीसरी काबिलियत पता चली, वो ये कि अपने जॉइंट्स को, अपने शरीर के हिस्से को डिसलोकेट कर देता था। मतलब हाथ कभी भी पूरा घुमा कर पीछे, पैर घुमा कर पीछे, तो इस तरीके से डिसलोकेट करता था कि ये जितना बड़ा है उससे अपने आप को छोटा बना लेता था, शरीर के अंगों को एक दूसरे में घुसाकर मिलाकर। और उसी का तरीका इसने उस विंडो से निकलने में किया, वरना जो इसके आकार कदकाठी का था उसमें से निकलना मुश्किल था। लेकिन चूंकि इसे ये कला थी कि अपने जॉइंट्स को, शरीर के हिस्से को डिसलोकेट करने का, उसका इसने वहाँ इस्तेमाल किया और वहाँ से भाग गया। लेकिन अब इस जेल को लगा कि अगर भाग गया तो ये मौत के मुंह में गया, बचेगा नहीं। इसलिए कि एक तो बाहर तूफान, पूरा बर्फ़ की पहाड़ियाँ चारों तरफ, और वहाँ पे जानवर, ख़ास तौर पर भालू और भेड़िए। तो ये सब खुश हुए थे कि ये बचेगा नहीं। खाना पूर्ति के लिए कुछ दिन तलाश किया लेकिन मिला नहीं। और इसके बाद शीरा तोरी गायब। इसी दौरान में होता यह है कि अगस्त 1945 में अमेरिका के आगे जापान सरेंडर कर देता है। अब अमेरिका की वहाँ पे थोड़ी सी बादशाहत हो गई एक तरह से जापान में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का माहौल था, जापान सरेंडर कर चुका है। लोग, पुलिस प्रशासन शीरा तोरी को धीरे धीरे भूल गई और किसी को याद ही नहीं रहा कि भागा, क्योंकि हालात इतने देश के खराब थे। करीब ये अगस्त 1945 की बात है जब ये सब कुछ हुआ था, और जापान में अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही थी, पुलिस प्रशासन को भी लेके और जेल को भी लेकर। 2 साल बीत गए, शीरा तोरी गायब। 2 साल के बाद पता चला कि शीरा तोरी जिंदा है। कैसे? जेल से भागने के बाद वो बर्फ़ की पहाड़ियों की तरफ गया, शहर की तरफ नहीं गया, और वहाँ जाकर उसने एक सुरंग ढूंढा। उस सुरंग को उसने अपना आशियाना बनाया। पूरी दुनिया से वो कटा रहा और 2 साल उसने उस सुरंग में अकेले गुजारे। खाने के लिए वो स्क्रैब और बाकी जो जंगली जानवर थे उनको मारता और उनके सहारे ही जिंदा रहा। जब 2 साल हो गए तब उसे लगा कि अब बहुत हो गया, अब चलते हैं, लोग भूल गए होंगे, पुलिस भी पीछे नहीं पड़ी होगी। तो जापान में एक शहर है साप्रो, तो इसने कहा कि अब साप्रो शहर जाना, वहाँ से इसको अपनी बीवी और बेटी का कुछ संपर्क का पता करना था, निकालना था उनका पता। तो इस पहाड़ी इलाके से करीब 50 दिन के बाद वो साप्रो शहर पहुंचता है। जब साप्रो शहर पहुंचता है तो वो चौंक जाता है। वो देखता है कि जगह जगह अमेरिकन सोल्जर्स घूम रहे हैं, जापानी की जगह इंग्लिश में न्यूज़पेपर आ रहे हैं और बहुत सारे दीवार पे और ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और वहीं उसे न्यूज़पेपर के ज़रिए पता चलता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिरा और इतने लोग मारे गए। ये सारी चीज़ें उसे अब
उस पहाड़ी इलाके से आने के बाद पता चली। ये सारा अखबार पढ़ने के बाद अब उसे जब सच्चाई पता चली तो अब उसे लगा कि इतने सारे हालात बदल गए हैं तो अब शायद उसके लिए खतरा कम है, पुलिस भी पीछे नहीं पड़ेगी। तो अब निकलता है, आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन उसे भूख लगी थी, रास्ते में एक टमाटर का खेत मिलता है। उस टमाटर के खेत से कुछ टमाटर लेकर तोड़कर खाने लगता है। किसान देख लेता है, उस खेत का मालिक। किसान के साथ इसका झगड़ा होता है। इस झगड़े के दौरान किसान उसके ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि वहाँ पे ये था कि चोरी वोरी, काफ़ी चोर भी थे। तो किसान को लगा कि ये कोई चोर है। तो उस हमले में, आपसी गुत्थम गुत्थी में, जो किसान जिस चीज़ से अटैक कर रहा था उसी को लेकर शीरा तोरी जो है वो किसान पे हमला कर देता है और इत्तेफाक से इस आपसी लड़ाई में उस किसान की मौत हो जाती है। तो एक एक्सीडेंटल डेथ थी। आपसी झगड़ा में बचने बचाने के लिए वो हथियार उसी को लग जाता है और किसान मर जाता है। किसान मरता है, ये भागता है, लेकिन तब तक बाकी लोग आ जाते हैं और शीरा तोरी को पकड़ लेते हैं। तो इस तीसरी जेल ब्रेक के बाद शीरा तोरी करीब 2 साल तक आज़ाद रहा और उसके बाद पकड़ा गया। पहली बार 3 दिन, दूसरी बार 3 महीने, तीसरी बार 2 साल। 2 साल की आज़ादी के बाद अब वो फिर पकड़ा जाता है और इस बार चूंकि एक किसान के कत्ल का इल्ज़ाम था तो उसको पकड़ने के बाद फिर सापरो जेल भेज दिया जाता है और सापरो की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपना फैसला सुनाती है 1947 में और शीरा तोरी को मौत की सज़ा देती है, क्योंकि उसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम था। मौत की सज़ा सुनाने के बाद अब इसको सापरो जेल भेज दिया गया। अब ये था कि इसको कभी भी मौत की सज़ा दी जा सकती है। इतिहास ये था कि ये 3 जेल ब्रेक कर चुका था, पूरे जेल प्रशासन को सब कुछ मालूम था, तो अब की कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो इसलिए इस बार काम ये किया कि जिस सापरो जेल में शीरा तोरी को रखा गया वहाँ इसके ऊपर 24 घंटे की निगरानी लगाई गई। 6 आर्म्ड फोर्स जो हथियारबंद जवान, उनका काम ही सिर्फ स्पेशल ये था कि शीरा तोरी पे आपको नज़र रखनी है। खिड़की, दरवाजे, छत, कोई भी ऐसी जगह जहाँ से कमरे के अंदर से निकलने, तोड़ने, निकल भागने की ज़रा सी भी गुंजाइश होगी, उन सब क्यों अब इतना और छोटा किया गया, क्योंकि पिछली जेल से पता चला था कि इसने अपने जो जॉइंट्स हैं उनको डिसलोकेट कर लेता है। तो उन्होंने कहा कि एक चीज़ पता की उन्होंने फिर कि ये जॉइंट्स तो डिसलोकेट कर सकता है लेकिन अपने सर को छोटा या बड़ा नहीं कर सकता है। तो उन्होंने हर चीज़ को जो बनाया वो ऐसा बनाया कि बाकी चीज़ें तो हाथ पैर, ये बॉडी सब सिकोड़ कर, निचोड़ कर अंदर जा सकता है, बट जो इसके सर का साइज़ है उस सर के साइज़ से छोटी हर खिड़की से लेके हर सुराख रखी, ताकि अगर ये कुछ कर भी ले, दीवार में छेद भी कर ले, खिड़कियाँ तोड़ भी दे, तो वो इतनी छोटी होंगी कि इसका सर ही उसके अंदर नहीं घुस पाएगा और ये फंस जाएगा। तो इन्होंने इसके सर के हिसाब से और सर के साइज़ के हिसाब से ये सारी चीज़ें की। 6 लोग लगातार इस पर नज़र रखते थे और इसलिए जब इतनी ज़्यादा सख्ती थी तो पहली बार ऐसा हुआ था कि इसको हथकड़ी भी नहीं पहनाया, क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि इसको कोई भी हथकड़ी पहनाओ ये खोल देगा, तोड़ देगा। तो उन्होंने कहा हटाओ, हथकड़ी इसको नहीं पहनाते हैं, हर वक्त इसके ऊपर नज़र रखते हैं और इसको देखते हैं। अब ये सबसे मुश्किल काम था इस जेल से भागना, क्योंकि इसके ऊपर नज़र है और सारी चीज़ें इसके पिछले जो जेल से भागे उन सबको ध्यान में रख के बनाया गया। इसने जब इस स्पेशल डिज़ाइन किए हुए कमरे में इसको रखा गया तो ये आने के बाद सबसे पहले ये काम करता कि जब इसे मौका मिलता ये छत की तरफ घूरना शुरू कर देता और दीवार की तरफ देखना शुरू कर देता। तो जो गार्ड थे 6 लगातार इसको देखते रहते थे। वो देखते और हंसते कि ये, वो समझते कि ये छत से भागने का प्लान कर रहा है और भाग नहीं पाएगा, और इस मतलब एक तरह से चैलेंज के तौर पे देखते थे और उसके ऊपर हंसते थे कि ये बेवकूफ़ है। एक तो काम उसने ये किया तो उन गार्ड को ये लगा कि ये ज़रूर छत के रास्ते कुछ जुगाड़ में लगा हुआ है। दूसरा काम उसने ये किया कि जैसे उस सेल में आया तो उसको फर्श पे सोने के लिए दिया जाता था। जेल में आने के करीब 15 दिन के बाद इसने एक हैबिट बना ली। जेल में जब आते हैं तो उसका एक रूटीन होता है कि आपको जेल के मैनुअल के हिसाब से टाइम टेबल उठना होता है, जागना होता है, काम करना होता है। तो जब भी वो गार्ड इसको उठाने आता तो ये आनाकानी करता। अगर 6 बजे उठना, नहीं उठता, 6:30 7, इसके लिए पिटता भी वो, पर उठता नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 दिन ऐसे लगातार ये चलता रहा। तो गार्ड को ये लगा कि अच्छा ये थोड़ा कमज़ोर भी हो गया, वक्त भी बीत रही थी, उम्र भी बीत रही थी।
तो गार्ड को लगा कि शायद यहाँ पे एक तो इसने मार खाए हैं, बहुत टॉर्चर भी हुआ है अलग अलग, 2 साल तक ये पहाड़ियों में रहा। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो उसमें से कुछ रहमदिल था कि इसको छोड़ देते हैं। तो कई बार वो उसको उठाते और वो उठता नहीं, और अपने ज़मीन पे बेड जो एक गद्दा और वो मिला हुआ था वो उसी पे सोया रहता। धीरे धीरे वक्त बीता और एक दिन अचानक रात को गार्ड सारी निगरानी करने के बाद, वहाँ पे जो सारे इसकी निगरानी होती थी और रात को फिर गार्ड चले जाते थे, मतलब वो हर वक्त आमने सामने नहीं होते थे। तो सारा उन्होंने चेक किया, चले गए। सुबह सुबह जब वो आते हैं तो देखते हैं कि सेल से शीरा तोरी गायब है। और वो चारों तरफ देखते हैं, खिड़कियाँ वैसी हैं, जाली वैसी है, दरवाजे वैसे ही हैं, और कहीं कुछ नहीं है। आखिरी में उनकी नज़र उसके गद्दे पे जाती है, गद्दा सरकाते हैं। उसके बाद पता चलता है कि उन्होंने सब कुछ किया, बस एक गलती कर दी थी। जेल स्टाफ ने उसके पुराने 3 जेल ब्रेक के इतिहास को देखते हुए उसकी हथकड़ियों से लेके, उसके सुराख से लेके, उसके शरीर के आकार को बदलने से लेके, उसके सर के साइज से लेके हर चीज़ कर दिया। पूरी दीवार, छत, खिड़कियां सब मजबूत कर दी। ज़मीन की तरफ देखना वो भूल गए थे। उसने जिस जगह पे वो सोता था उसके ठीक नीचे एक सुरंग बना लिया था, और उस सुरंग के रास्ते वो निकल गया। और वो सुरंग वो रात को बनाया करता था, और फिर जैसे ही वो गार्ड या कुछ आते तो वापस जो फ्लोर बेड था वो उसी जगह पे रख देता। तो वो जितनी खुदाई करता जाता और फिर फ्लोर बेड से उसको ढक देता। और इसके बाद फिर पता चला कि शुरुआत में उसने जो नाटक किया था, जब गार्ड उसको उठाने के लिए आते थे और वो नहीं उठता था, तो उनको ये लगता था कि ये काम वाम नहीं करना चाहता। एक्चुअली वो ज़मीन तैयार कर रहा था कि कभी जब मैं ये खुदाई शुरू करूं और उसके बाद अचानक वो आ जाएं और कहीं हटा लें और देख लें कि नीचे क्या हो रहा है, तो उनका भरोसा जीतने के लिए पहले बिना खुदाई शुरू करने से पहले उसने ये नौटंकी की कि वो लगातार सोता रहता था। तो उन्हें लगा कि इसको आदत हो गई है सोने की, और इसलिए वो थोड़े थोड़े उसकी तरफ से बेपरवाह होते गए। लेकिन असल में ये उसकी प्लानिंग थी कि जब वो खुदाई शुरू करे तब भी उन्हें लगे कि ये नहीं उठ रहा, तो इसका मतलब है कि पहले चूंकि जब वो नहीं उठता था तो आके कई बार तलाशी भी ली, गद्दे भी सरका दिए। लेकिन अब जब उसकी हैबिट पता चल गई कि ये लेट तक सोता है, डंडा खा लेगा लेकिन वक्त पे नहीं जाएगा, तो उन्होंने उसकी तरफ से एक तरह से वो लापरवाह हो गए, और उसी का उसने फ़ायदा उठाया। पूरी जेल की दीवार से लेकर छत मजबूत थी, जिस ज़मीन पे था वो ज़मीन कमज़ोर थी, और वो उस सुरंग से निकलकर वहाँ से भाग गया। ये उसकी चौथी और आखिरी जेल ब्रेक थी। यहाँ से भागने के बाद सारी फोर्स उसको ढूंढ रही है, लेकिन ये निकल गया, और अब इस तक कोई कुछ नहीं पहुँच सकता था। अब इसके बाद की जो कहानी है वो वैसी है जैसे दूसरी बार में एक पुलिस अफसर पे इसने भरोसा किया था। अब चौथे जेल ब्रेक के बाद एक दिन अचानक एक जगह पे ये बैठा हुआ था शहर में। साप्रो, एक सप्रो शहर है जापान में, 1948 की ये बात है। 47 में ये जेल तोड़ के भागा था। लगभग साल भर बीत गया। साल भर बीतने के बाद ये एक दिन एक सप्रो एक जगह पे पब्लिक प्लेस पे बैठा हुआ था। इतने में एक पुलिस अफसर आकर अचानक बाकायदा अपनी यूनिफॉर्म में इसके बराबर में बैठ गया। शीरातोरी घबरा गया क्योंकि इसके बराबर में एक पुलिस अफसर बैठा हुआ था। अब अभी तक कोई बातचीत नहीं हो रही। थोड़ी देर के बाद वो पुलिस अफसर एक सिगरेट जलाता है और सिगरेट पीना शुरू कर देता है। ये इसको देखता रहता है। अब ये भी सोच रहा था कि मैं उठ के अचानक चला जाऊँ, उसे शक ना हो जाए, मैं पकड़ा ना जाऊँ, क्योंकि दिल में चोर था। थोड़ी देर के बाद अचानक वो पुलिस अफसर सिगरेट पीते पीते सिगरेट का पैकेट निकालता है और उसमें से एक सिगरेट शीरातोरी को ऑफर कर देता है। वो पुलिस अफसर की तरफ देखता है, सिगरेट लेता है, सिगरेट जलाता है, सिगरेट पीता है। उसके बाद अचानक उसके दिमाग में आता है कि इतने सारे पुलिस अफसरों ने इतने सारे जेल में उसके साथ जुल्म किया, जुल्म ढाया। एक हेड गार्ड पे उसने भरोसा किया, उसने उसकी बात नहीं मानी, और एक ये जो अपनी यूनिफॉर्म से लग रहा है कि बहुत बड़ा अफसर है पुलिस का, ये मुझे सिगरेट दे रहा। और उस वक्त सिगरेट लग्जरी की गिनती में आती थी, मतलब अमीरों के शौक थे, महंगे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है। तो उसे लगा कि इतनी कीमती चीज़ एक पुलिस अफसर मुझे दे रहा है, इतनी इज्जत दे रहा है, तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसे गिल्टी फील हुई। उसके बाद वो अचानक सिगरेट ख़त्म करता है और उस पुलिस अफसर से कहता है कि मेरा पूरा नाम येशो
शीरा तोरी है। पुलिस अफसर उसकी तरफ देखता है। ये नाम लगभग उस वक्त जापान के हर पुलिस वालों को पता था, क्योंकि 4 जेल ब्रेक करके वो सारी सुर्खियां बटोर चुका था। तो जब ये अपना पूरा नाम दोबारा बताता है तो कहता, तुमने अपना मुझे नाम क्यों बताया, तुम तो भागे हुए हो। तो वो कहता है कि आपने एक सिगरेट देकर मुझे ये बताया कि हर पुलिस वाले ऐसे नहीं होते, और दूसरा मैं अब थक गया हूँ भाग भाग कर। मेरी लड़ाई सिर्फ जेल के सिस्टम से है अपने मुल्क की, जहाँ पे कैदियों के साथ जानवरों की तरह सलूक किया जाता है, और उन्हीं चीज़ों ने मुझे बार बार जेल ब्रेक कर उनको ये एहसास दिलाने के लिए मजबूर किया कि तुम अगर ऐसे हो तो मैं तुमको नाकाम दिखाऊंगा और मैं जेल तोड़ूंगा। लेकिन बोला कि आज आपने जिस तरीके से मुझे सिगरेट दे के मेरी इज्जत बढ़ाई, उसका मुझे गिल्टी फील हुई है। मैं चाहता हूँ कि मुझे वापस अब थक गया हूँ भागते भागते, लेकिन सिर्फ एक गुजारिश है कि जेल सिस्टम सुधार दें। वो पुलिस अफसर उसको अपने साथ ले जाता है। साथ ले जाने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। वो पुलिस अफसर धोखेबाज नहीं निकला। उसने बाकायदा जज के सामने उसकी सारी ख्वाहिशों को बताया। जज ने उसकी सारी चीज़ों को सुना। फिर से केस की सुनवाई शुरू हुई, और उस किसान का जो मर्डर का चार्ज था, वो सारे गवाहों और उसको देख के अदालत ने अपना फैसला सुनाया कि वो सेल्फ डिफेंस में किया गया जुर्म था। लेकिन चूंकि 4 जेल ब्रेक किया था, इन सारी चीज़ों को मिलाकर जज ने 20 साल की सज़ा सुनाई शीरा तोरी को। और शीरा तोरी की इस बार उस ख्वाहिश को मान ली गई कि मुझे टोक्यो जेल भेजा जाए। 20 साल की सज़ा और अपना जुर्म भी कबूल कर लिया शीरा तोरी ने। उसके वजह से टोक्यो जेल भेजा गया। टोक्यो जेल का माहौल भी अच्छा था, मौसम भी अच्छा था, वहाँ के गार्ड भी अच्छे थे, और वो उसके साथ अच्छा सलूक करते थे। इसलिए वो पहली ऐसी जेल थी जहाँ से शीरा तोरी ने भागने का सोचा भी नहीं। उसने कहा कि हाँ, सब कुछ अच्छा है, अब मैं नहीं भागूंगा, अब मैं आज़ाद ज़िंदगी जीऊँगा जब यहाँ से निकलूँगा। करीब 14 साल तक वो टोक्यो जेल में रहा। 14 साल बाद 1961 में उसको पेरोल मिला। पेरोल पर वो बाहर आया। पहली बार वो एक आज़ाद शहरी के तौर पर कानूनन अब बाहर आया था। अब तक जब भी बाहर आया था 4 बार जेल ब्रेक करके आया था। बाहर आने के बाद वो अओमोरी गया। अओमोरी में ही उसकी फैमिली थी, बीवी और बेटी। लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि उसकी बीवी की मौत हो चुकी है, उसकी बेटी अब बड़ी हो गई है, और जब बेटी बच्ची थी तब ये जेल में था। फिर वो अपनी बेटी को सारी कहानियाँ सुनाता है। उसके बाद वो अओमोरी में ही रहता है। पेरोल के बाद ये फिर जेल नहीं जाता, क्योंकि इसके चाल चलन अच्छे थे। और 61 से लेकर करीब 19 साल ये ज़िंदगी जीता है अपनी बेटी के साथ। 1979 में हार्ट अटैक से इसकी मौत हो जाती है। तो आखिरी के 19 साल आज़ाद हवा में इसने सांस ली, और 1979 में इसकी डेथ हुई। इसकी मौत की कहानी, इसकी जेल से ब्रेक की कहानी पूरे जापान में, इस पर कई नॉवेल छपे, और ये जापान में एक तरह से हीरो भी बना और एंटी हीरो भी बना। और इस शीरा तोरी की ही वजह से कहते हैं कि जापान के जेल सिस्टम में बदलाव आया। जुडिशरी ने उसकी बातें सुनी, उसने जो कुछ कहा अपने तजुर्बे से वो सब, और फिर जेल में वहाँ पे गार्ड्स को और जेल के स्टाफ को नए सिरे से ट्रेनिंग दी गई, और कहा गया कि आप कैदियों के साथ किस तरीके का सलूक करेंगे। तो एक शीरा तोरी ने अपने 4 जेल ब्रेक के ज़रिए एक पूरे मुल्क के जेल सिस्टम को भी बदल दिया और सुधार दिया। ये थी पूरी कहानी ये शो शीरा तोरी की। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अब आसिम